नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSCY डीसी सर पर। दोस्तों, आज हम अब बनेगा अधिकारी सीरीज का टॉपिक नंबर 6 का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम यूनिट 4 का, जो कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित है, उसका संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने 5 लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए और वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके एग्जाम में वहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आएंगे, तो उन 5 लेक्चर्स को भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसे जैसे लोग बाग कम होते हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा कि पहले वीडियो जैसे मान लो कि 1,500 लोगों ने देखा है और जो अभी वीडियो डाला उसे 500 लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर जो 1,000 लोगों की कमी हुई है, तो वह कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं और कुछ नहीं है। तो मेरा यही मानना है, कंपटीशन बहुत कम लोगों में है। आप जितना अच्छा हम पढ़ा रहे हैं उसको ग्रैब कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम संपूर्ण यूनिट 4 का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला और पहाड़ियों को जानेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के भौगोलिक विवरण को देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु के बाद हम पढ़ लेंगे अपने ऊर्जा संसाधन, उद्योग आदि सभी टॉपिक जितने भी यूनिट 4 में हैं उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला एवं पहाड़ी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हमें 2 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। एक है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है भैया कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला से मतलब याद रखिएगा कि पर्वत और पहाड़ियों के समूह को ही क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में हमें नर्मदा नदी घाटी देखने को मिलती है और दक्षिण में हमें ताप्ती नदी घाटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में कभी जमाने को आ जाए कि उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश की स्थलाकृति को जमाइए, तो यहाँ पर याद रखिएगा चंबल नदी घाटी आती है। चंबल नदी घाटी के नीचे आपको मिलेगा विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और फिर ताप्ती नदी घाटी आपको देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करते तो विंध्याचल का अर्थ होता है रुकावट। क्या होता है भैया? रुकावट इसका अर्थ होता है। इसके विस्तार की हम बात करते हैं तो इसका विस्तार हमें राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। लगभग 1000 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। तो यानी आपके पेपर में प्रश्न आता है तो आपको लगा के आना है 1000 से लेके 1200 किलोमीटर तक हमें इसकी क्या मिलती है? लंबाई देखने को मिलती है। इसके उप विभाजन की बात करते हैं तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके सबसे पूर्वी भाग को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार हमें रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिलता है और यहाँ से हमें चूना पत्थर प्राप्त होता है, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर केन नदी घाटी के बगल से हम देखते हैं तो हमें मध्य में मिलती है भांडेर श्रेणी और भांडेर श्रेणी का विस्तार हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? सागर और दमोह वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर इसके सबसे पश्चिम में हमें मिलती है विंध्याचल श्रेणी, जिसका विस्तार हमें कहाँ पर? मालवा के पठार में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो यही इसके 3 उप विभाजन है। याद रखना, पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए आ सकता है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो सर्वोच्च चोटी इसकी याद रखना क्या है? सिद्ध बाबा इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? जो कि हमें देखने को मिलती है दतिया के समीप, यहाँ चोटी देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो उसका नाम है सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी। क्या? गुडविल चोटी, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। देखिए, सिद्ध बाबा की बात करते हैं तो सिद्ध बाबा यहाँ पर ललितपुर के समीप हमें देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर दतिया है, तो दतिया के समीप इसलिए मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पर आपके यहाँ आएगा कि भैया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी बताइए, तो आपको क्या बता के आना है? सिद्ध बाबा। ठीक है, और वहाँ पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में सर्वोच्च चोटी कौन सी, तो आपको बता के आना है गुडविल इसकी सर्वोच्च चोटी है। विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली कुछ नदियों की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से निकलती है चंबल नदी, उसके बगल में काली सिंध नदी, सिप्रा नदी, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगी पार्वती नदी, यहाँ पर मिल जाएगी बेतवा नदी, यहाँ पर मिल जाएगी सिंध नदी, उसके बाद केन नदी आपको मिलेगी। ये सभी नदियाँ मुख्य रूप से किससे निकलती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही होते हुए निकलती हैं। फिर देखिए, हम
इस पर जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली पर्वत या पहाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहली पहाड़ी है जोबट की पहाड़ी, जो कि झाबुआ में हमें देखने को मिलती है। फिर धार में जाते हैं तो धार में हमें मुख्य रूप से 3 पहाड़ी, असरफी की पहाड़ी, मांडू की पहाड़ी और बाघ की पहाड़ी देखने को मिलती है। असरफी पहाड़ी के ऊपर असरफी महल बना हुआ है, जो कि मांडू में स्थित है। बाघ की पहाड़ी के ऊपर हमें बाघ की गुफाएं देखने को मिलती है, जिनकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा की गई थी। यहाँ मेनली गुप्तकालीन गुफाएं और बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर हम आते हैं इंदौर में, तो इंदौर में हमें 5 पहाड़ी देखने को मिलती है। एक मिलती है सिगार की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी, धजारी की पहाड़ी, काकरावर्डी की पहाड़ी और बिजासन की पहाड़ी। सिगार पहाड़ी की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 881 मीटर और यहाँ मेनली मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है सिगार। उसके बाद है जाना पाव पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई हमें 854 मीटर देखने को मिलती है। उसके बाद धजारी की पहाड़ी, उसकी ऊंचाई हमें 810 मीटर देखने को मिलती है। काकरावर्डी की पहाड़ी से आप सभी को पता है इंदौर जिले से कौन सी सिप्रा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बिजासन पहाड़ी एयरपोर्ट के समीप है, जिस पर बिजासन माता मंदिर हमें देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं अपने देवास में, तो देवास में हमें 2 पहाड़ी देखने को मिलती है, चामुंडा पहाड़ी और शंकरगढ़ पहाड़ी। चामुंडा पहाड़ी के ऊपर चामुंडा माता मंदिर स्थित है, जो कि देवास का एक तीर्थ स्थल है। फिर हम सीहोर में आते हैं, तो सीहोर में हमें विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत सलकनपुर की पहाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर माँ सलकनपुर माता का मंदिर स्थित है या विंध्यवती का मंदिर स्थित है। फिर हम आते हैं किसमें, भोपाल में, तो आप सभी को पता है भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स और नेवरी हिल्स। श्यामला हिल्स के ऊपर हमें अधिकतर जो मुख्यमंत्री निवास है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, वह श्यामला पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। फिर उसके बाद आता है विदिशा, तो विदिशा में आपको याद रखना है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं उदयगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी, उदयगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर आपको याद रखना है क्या है, उदयगिरी की गुफाएं स्थित है, जो कि गुप्तकालीन है, ठीक है। जैन और हिंदू धर्म से वहाँ गुफाएं संबंधित है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, तो उसके बाद हम आते हैं रायसेन में, तो रायसेन में हमें मेनली 3 पहाड़ी देखने को मिलती है, जिसमें से सांची की पहाड़ी, भीमबेटका की पहाड़ी और बोटश्री पर्वत। इस बोटश्री पर्वत के ऊपर सांची स्थित है, आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं रायसेन में, तो रायसेन में हमें गढ़ पहरा की पहाड़ी मिलती है और यहाँ पर गोंड राजाओं द्वारा निर्मित गढ़ पहरा का किला हमें देखने को मिलता है। फिर दमोह में जाते हैं तो हमें गुडविल पीक देखने को मिलती है, जिसे सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, ठीक है। फिर आप जाओगे सतना में, सतना के चित्रकूट वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमें कामतगिरी पर्वत देखने को मिलेगा और सतना में हमें एक और गिद्ध पर्वत देखने को मिलने वाला है। फिर देखिए यहाँ पर हम आते हैं मैयर में, तो मैयर में हमें त्रिकुटा पर्वत देखने को मिलता है और इसी त्रिकुटा पर्वत पर माँ शारदा माँ का मंदिर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, मैयर में स्थित है, ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों का हमने अध्ययन किया। अब हम आगे आते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं। तो देखिए सतपुड़ा के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला 7 पहाड़ियों के समूह से बना हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत है और नर्मदा नदी के भी दक्षिण में स्थित है। यहाँ मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाता है। अब देखिए 7 पहाड़ों का समूह, तो वो 7 पहाड़ी कौन कौन सी है, आ जाइए एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहली है मैकाल पहाड़ी, उसके बाद आती है बीजागढ़ की पहाड़ी, उसके बाद आती है महादेव की पहाड़ी, उसके बाद कालीभीत की पहाड़ी, उसके बाद असीरगढ़ की पहाड़ी, उसके बाद बड़वानी की पहाड़ी और उसके बाद अरवानी की पहाड़ी। इन 7 पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है, सतपुड़ा कहलाता है। इसकी लंबाई भी लगभग 1100 किलोमीटर से अधिक हमें देखने को मिलती है, याद रखना। इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है और यह हमें पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में देखने को मिलती है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है, आपको याद रखना है। उसके बाद पचमढ़ी में हमें एक और चोटी देखने को मिलती है, जिसका नाम है चोरागढ़। क्या है, चोरागढ़, और जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1326 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है, याद रखना। यहाँ पर चोरागढ़ महादेव मंदिर हमें देखने को मिलता है। अब हम एक एक करके पहाड़ी के समूह को समझ लेते हैं। सॉरी, एक बार मैं उसका आपको विस्तार भी बता देता हूँ कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका क्या विस्तार है, क्योंकि आपके एग्जाम में यह जरूर पूछा जाता है। तो देखिए सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला के सबसे पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी कहते हैं और मध्य वाले भाग को बोला जाता है महादेव श्रेणी, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, महादेव श्रेणी बोला जाता है। फिर उसके हम सबसे पश्चिमी भाग को क्या बोला जाता है, राजपीपला श्रेणी बोला जाता है। यहाँ पर बैतूल वाले क्षेत्र में एक श्रेणी पड़ती है, उसे मेनली
बोला जाता है ग्वालीगढ़ की श्रेणी। क्या कहा जाता है? ग्वालीगढ़ की श्रेणी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछेगा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कीजिए इसके उपविभाजन का। तो मेकाल, फिर महादेव, फिर राजपीपला। पेपर में पूछता है कि भैया जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी वह किस श्रेणी पर स्थित है, तो आपको बता के आना है महादेव पर्वत श्रेणी पर वह स्थित है। फिर वह पूछ लेगा किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो आपको बता के आना है वह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, याद रखिएगा। अब हम एक एक करके कौन कौन सी पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बड़वानी में हमें कौन सी देखने को मिलती है? बड़वानी की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। फिर यहीं बड़वानी में हमें अरवानी की पहाड़ी भी देखने को मिलती है। फिर खरगोन में जाएंगे तो ऊन की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, और यहाँ पर मेनली किसका मंदिर है? यह जैन धर्म से संबंधित है। और यहीं पर खरगोन में हमें नवग्रह मंदिर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर नवग्रह का मेला आयोजित किया जाता है। फिर देखिए बुरहानपुर में आएंगे तो हमें असीरगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। फिर हम खंडवा में जाते हैं तो ओमकार पर्वत देखने को मिलता है, जहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। साथ में आपको याद रखना है ओमकार पर्वत के ऊपर 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा हाल ही में लगाई गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर देखिए बैतूल में आते तो बैतूल में हमें काली भीत की पहाड़ी देखने को मिलती है और कुकरू खामला की पहाड़ी देखने को मिलती है। और कुकरू खामला की पहाड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश का दूसरा प्राकृतिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, और कुकरू खामला की पहाड़ी पर ही सर्वप्रथम कॉफी की खेती की गई थी। ठीक है। काली भीत की पहाड़ी से तवा नदी का उद्गम होता है। ये काली भीत की पहाड़ी का विस्तार हमें बैतूल और नर्मदापुरम जिले में देखने को मिलता है। फिर देखिए आगे आते हैं तो यहाँ पर पड़ता है नर्मदापुरम, जिसका नाम पुराना था होशंगाबाद। यहाँ पर हमें आदमगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, पाषाणकालीन स्थल है। फिर महादेव पहाड़ी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर धूपगढ़ श्रृंखला हमारे यहाँ स्थित है। फिर हम आते हैं यहाँ पर मंडला में, तो मंडला में हमें काला पहाड़ देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिएगा एक तो बड़वानी, अरवानी और बीजागढ़ की पहाड़ी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? मेनली वहाँ मिलती है हमें बड़वानी जिले में। तो ये सभी पहाड़ियाँ किसके अंतर्गत आती थी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती थी। इनका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है। और पूर्व में मेकाल आती, याद रख लेना, ये तो मैंने पहले उप विभाजन में भी आपको बता दिया था। अब देखिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश को 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च प्रदेश, और दूसरा है हमारा कौन सा? सतपुड़ा मेकाल क्षेत्र, और तीसरा है पूर्वी पठार। ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मेनली 5 पठारी भाग आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 82% भाग को घेरता है। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आने वाले 5 क्षेत्रों की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है मालवा का पठार, जो कि लगभग मध्य प्रदेश के 28% क्षेत्र पर विस्तृत है। उसके बाद आती है नर्मदा सोन घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में लगभग 27.92% भागों पर फैली हुई है। फिर देखिए उसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार, फिर उसके बाद आता है रीवा पन्ना का पठार, फिर उसके बाद आता है मध्य भारत का पठार। तो ये 5 क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और यह लगभग 82% क्षेत्रफल हमारे यहाँ घेरता है। फिर उसके बाद सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला पठारी क्षेत्र है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका विस्तार हमें मध्य प्रदेश के 11% भागों पर मिलता है। फिर पूर्वी पठार के अंतर्गत हमारे यहाँ बघेलखंड का पठार आता है, जो कि लगभग 7% भागों पर फैला हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो आपको लगा के आना है मालवा का पठार, और सबसे छोटा पूछेगा तो बघेलखंड का पठार आपको लगा के आना है। अब मालवा के पठार के उपविभाजन की बात करते हैं। सबसे पहले मालवा के पठार का निर्माण बता देता हूँ। तो मालवा के पठार का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकला उसके जमाव से हुआ है। यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसके उपविभाजन की बात करते तो यहाँ नीमच मंदसौर वाले क्षेत्र में कोंटेल का पठार है, सोनवाड़ा का पठार उज्जैन वाले क्षेत्र में, गुना का पठार गुना वाले क्षेत्र में, विदिशा का पठार विदिशा वाले क्षेत्र में, उमटवाड़ा का पठार हमें मेनली सीहोर और देवास जिले में देखने को मिलता है। फिर देखिए मध्य भारत के पठार की बात करते हैं, तो मध्य भारत के पठार का निर्माण आप सभी को पता है, गंगा यमुना द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इसके उपविभाजन की बात करते हैं तो हमें सबसे ऊपर चंबल नदी घाटी मिलती है, फिर लश्कर का मैदान मेनली ग्वालियर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, और फिर शिवपुरी का पठार शिवपुरी में देखने को मिलता है। तो ये वाला विस्तार हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? मध्य भारत का यह उपविभाजन है। फिर सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला की बात करते हैं तो इसका उपविभाजन बैतूल में बैतूल पठार पड़ता है,
छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा पठार पड़ता है और सिवनी में हमें पारसबाड़ा का पठार देखने को मिलता है, जहाँ से बेनगंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के पर्वत, पहाड़ी एवं पठार को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश का नदी तंत्र। अब देखिए मध्य प्रदेश के नदी तंत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमें 6 नदी तंत्रों का विस्तार मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें गंगा यमुना नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र और महानदी नदी तंत्र की नदियों का विस्तार देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ से लगभग 100 नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा यमुना नदी तंत्र। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी सबसे बड़ा नदी तंत्र है, आपको याद रखना है। अब आइए एक एक करके हम मध्य प्रदेश के नदी तंत्र को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में, यानी गंगा यमुना नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें कैसी नदियाँ होंगी कि कुछ ऐसी नदियाँ होंगी जो सीधे गंगा में जाके मिलती हैं और कुछ ऐसी नदियाँ होंगी जो सीधे यमुना में जाके मिलती हैं। क्योंकि यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, इसीलिए इसे गंगा यमुना नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गंगा की सहायक नदियों की बात करते तो मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली 2 नदियाँ सोन और टोंस, जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों मेनली किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी का उद्गम मेनली कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर से होता है और यह उत्तर दिशा में बहते हुए पटना के निकट किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो सोहन, स्वर्ण नदी, हिरणवहा और नद इसके क्या है? अन्य नाम है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, याद रखना। सहायक नदियों में घाघर नदी, जोहिला नदी, गोपद नदी, रिहन नदी, उत्तर कोयल नदी, कन्हर नदी आदि इसकी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए सहायक नदी की बात करते तो यहाँ पर जोहिला उमरिया जिले में आकर इसमें मिल जाती है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? जोहिला नदी का तो आप सभी को पता है, अमरकंटक अनूपपुर से ही इसका उद्गम भी होता है। फिर देखिए गोपद मेनली इसमें सिंगरौली के समीप आके मिलती है, रिहन नदी भी इसमें मेनली सिंगरौली के समीप ही आके मिलती है, कन्हर नदी इसमें मेनली झारखंड जिले में मिलती है। तो ये सभी इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इतनी ही याद रखना है। अब देखिए इस पर बनी हुई परियोजना की बात करते हैं तो मेनली सोन नदी के ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, उसका नाम है बाण सागर परियोजना, जो कि शहडोल के देवलोंद नामक स्थान पर बनी हुई है। बाण सागर परियोजना के अंतर्गत देवलोंद बांध आता है। यह परियोजना की नींव 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई थी तथा 2006 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नदी परियोजना का उद्घाटन किया था। देखिए इस नदी परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 435 मेगावाट, यानी यह बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके माध्यम से सिंचाई, पेयजल के साथ साथ हमें बिजली उत्पादन में भी सहयोग मिलता है। बाण सागर परियोजना की बात करते हैं तो यह 3 राज्यों के बीच में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य क्या है? संयुक्त परियोजना है। आपको याद रखना है यह छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, फिर हम इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो जोहिला इसकी सहायक नदी है, इसके ऊपर जोहिला बांध बना हुआ है उमरिया जिले में। फिर हम जो इसकी एक सहायक नदी है रिहंद, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध बना हुआ है जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है। तो यह सोन नदी और उसकी सहायक नदी पर बनी परियोजना की हमने बात कर ली। अब हम टोंस नदी की बात करते हैं जिसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम मैयर के मेनली तमसा कुंड से होता है और यह सतना रीवा में बहते हुए प्रयागराज के निकट किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखना तमसा कुंड मैयर से। स्वर्ण नदी इसके ये नाम नहीं है, इसका नाम क्या है? तमसा या टोंस। एक टोंस नदी आपको याद रखना है उत्तराखंड में भी प्रवाहित होती है। अब देखिए हम बात करते हैं यमुना की सहायक नदियों की। तो देखिए यमुना में सीधे डायरेक्ट जाकर मिलने वाली हमारे यहाँ मुख्य रूप से कितनी? 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? एक चंबल है, फिर उसके बाद एक है सिंध, उसके बाद है बेतवा, उसके बाद है केन और उसके बाद है मंदाकिनी। ये 5 नदी ऐसी हैं जो सीधे जाकर किससे मिलती? यमुना नदी से मिलती है। अब इन्हीं नदियों का एक एक करके हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी को धर्मावती, चरमावती, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम मेनली धार के इंदौर के जानापाव से होता है और यह नदी मेनली रतलाम, मंदसौर, नीमच से बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद यह वापस मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट किसमें मिल जाती? यमुना नदी में मिल जाती, याद रखना।
अब इसका अपवाह क्षेत्र आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 965 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो हमें इसकी सहायक नदियों में एक देखने को मिलती है सिवना, जिसके किनारे हमें कौन सा, मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक है इसकी सहायक नदी सिप्रा, जो कि इंदौर के काकरावर्डी से निकलती है और इसमें आकर राजस्थान में मिल जाती है। उसके बाद है काली सिंध, जो कि मेनली देवास जिले के बागली नामक स्थान से उद्गमित होती है और राजस्थान में जाकर मेनली चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी के किनारे ही पुष्पगिरी, जो कि देवास में स्थित है, पुष्पगिरी वहाँ बसा हुआ है। फिर पार्वती नदी की बात करते हैं तो पार्वती नदी सीहोर के आष्टा नामक जगह से निकलती है और यहाँ मेनली गुना जिले और श्योपुर जिले में बहती हुई किसमें मिल जाती है, तो ये मिल जाती है हमारी चंबल नदी में। उसके बाद हमें कूनो नदी भी देखने को मिलती है, तो याद रखना, और एक सीप नदी। तो ये सभी क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी है। अब देखिए चंबल नदी पर स्थित परियोजनाओं की बात कर लेते तो इसके ऊपर मुख्य रूप से 3 परियोजना बनी हुई है और उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी गरज। गा से होती है गांधी सागर, जो कि कहाँ पर है, मंदसौर जिले में स्थित है। फिर उसके बाद आती है राणा प्रताप, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलती है। फिर आती है जवाहर सागर, जिसे कोटा बैराज के भी नाम से जाने जाते हैं, जहाँ भी कोटा राजस्थान में स्थित है। यह तीनों परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, आपको याद रखना है। और इसकी कुल क्षमता है 386 मेगावाट। यहाँ पर जो हमारा गांधी सागर है उसकी क्षमता 115 मेगावाट है, राणा प्रताप की 172 मेगावाट है और जवाहर सागर की 99 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब देखिए चंबल नदी की सहायक नदी की जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु यहाँ पर कुछ परियोजनाएं मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्वती के ऊपर सीहोर में अभी एक रेसाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका अधिकतम लाभ राजगढ़ जिले को होने वाला है। फिर यहाँ पर एक पार्वती नदी की नेवज सहायक नदी और नेवज के ऊपर राजगढ़ जिले में मोहनपुरा बांध हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मोहनपुरा बांध देखने को मिलता है। और पार्वती नदी के ऊपर गुना जिले में एक परियोजना आपको याद रखनी, कृष्णा सागर बांध भी स्थित है। ठीक है, तो ये 3 ही आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है। ये रेसाई परियोजना हाल ही में चर्चाओं में रही है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए हम बात करते हैं सिंध नदी की, तो सिंध नदी का उद्गम विदिशा के सिरोंज नामक स्थान से होता है और यह उत्तर दिशा में बहती हुई शिवपुरी के बाद भिंड में और भिंड से निकलते हुए ये नदी किस में मिल जाती है, मेनली यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है कुंवारी नदी। ठीक है, सिंध नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है मोहिनी सागर। क्या नाम है, मोहिनी सागर बांध है, या उसका नाम बदलकर अभी वर्तमान में अटल सागर बांध भी कर दिया गया है। और यह किस जिले में स्थित है, तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है, याद रखना। फिर देखिए बेतवा नदी की बात करते तो बेतवा नदी का नाम बेत्रावती और विंध्यवती है और इस नदी का उद्गम मेनली कहाँ से होता है, तो इस नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है रायसेन के कुमरा नामक गांव से और यह विदिशा जिले में बहती हुई, रायसेन जिले में बहती हुई मेनली अशोकनगर के चंदेरी के पास से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर निवाड़ी के ओरछा नामक स्थान से बहते हुए या उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदी है, हलाली, धसान, बीना, जामनी आदि इसकी सहायक नदी है। इसके किनारे बहुत प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं, जैसे कि भोजपुर का शिव मंदिर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मेनली रायसेन जिले में पड़ता है। वहाँ मेनली बेतवा नदी के किनारे ही है। विदिशा नगर, जो कि मौर्यकालीन एक नगर है, उसके किनारे यहाँ बेतवा नदी के किनारे ही है। फिर ओरछा भी मेनली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बेतवा नदी के तट पर ही देखने को मिलता है। बेतवा नदी और उसकी सहायक नदी पर बनी परियोजना की बात करते हैं तो बेतवा नदी पर हमें रानी लक्ष्मीबाई या माता टीला बांध कहाँ पर देखने को मिलता है, ललितपुर के निकट देखने को मिलता है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है, आपको याद रखना है। फिर इसकी सहायक नदियों पर आपको याद रखना है कि हलाली नदी के ऊपर हलाली बांध जिसे सरकार सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक कहाँ से, विदिशा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह कहाँ पर, विदिशा जिले में। फिर देखिए इसकी सहायक नदी धसान परियोजना रायसेन जिले में स्थित है, याद रखना। ठीक है, फिर बीना नदी के ऊपर बीना परियोजना है सागर जिले में और बीना नदी के ऊपर ही हमें भालखुंड जलप्रपात देखने को मिलता है सागर जिले में। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने 3 से 4 बार पूछा है। तो ये सभी इसकी नदियों के ऊपर बने हुए सहायक डैम थे सहायक नदियों के ऊपर, तो वहाँ भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए केन नदी की बात करते तो केन नदी को कर्णावती, केनाथ, सुक्तिमती और श्रावती के नाम से जानते हैं। सुक्तिमती बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है।
केन नदी का उद्गम मेनली जो कटनी की राठी तहसील है वहाँ की केमूर श्रेणी से होता है और यहाँ मेनली पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से बहते हुए मेनली बांदा के निकट किसमें मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है उर्मिल, जो कि छतरपुर से उद्गमित होती है। इसके ऊपर कुछ परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो जैसे देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहते हैं तो इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, किसे, केन नदी को। ठीक है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी के ऊपर बनी हुई है, कहाँ पर, छतरपुर जिले में, याद रखना। केन परियोजना हमें पन्ना जिले में देखने को मिलती है, जो कि केन नदी के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर हमें दो जलप्रपात देखने को मिलते हैं। एक तो पांडव जलप्रपात हमें देखने को मिलता है केन नदी के ऊपर, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। फिर एक रनहे जलप्रपात भी हमें देखने को मिलता है, वहाँ कहाँ पर है, छतरपुर जिले में स्थित है। फिर देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना हाल ही में मंजूरी दे दी गई है और यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके माध्यम से 231 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से मेनली बेतवा और केन नदी को जोड़ा जाएगा, बिल्कुल याद रखना। इसके लिए मेनली 44,605 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें 90% केंद्र सरकार और 10% कौन, राज्य सरकार प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के 9 जिले और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को फायदा होगा और साथ ही 130 मेगावाट यहाँ से हम बिजली का उत्पादन भी करेंगे, आपको याद रखना है। फिर देखिए मंदाकिनी नदी की बात करते तो मंदाकिनी नदी का उद्गम मेनली कहाँ से होता है, चित्रकूट सतना से होता है और यह यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसी के किनारे हमें एक चित्रकूट नामक स्थान है, जो कि रामायण कालीन स्थान है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर देखिए नर्मदा नदी तंत्र की बात करते तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से उद्गमित होती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इस नदी की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। कितनी है, 1077 किलोमीटर है और कुल कितनी है, 1312 किलोमीटर है। याद रखना गुजरात में 161 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है और अब कुल अपवाह क्षेत्र है 98,796 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं। याद रखना मेनली इसकी अन्य नाम एक बार देख लेते हैं तो अन्य नाम है मेकाल सुता, रेवा, नमोदास जिसे टोलमी ने कहा था, सुता और सोमो देवी। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इसके अन्य नाम हैं। इन अन्य नाम को जरूर याद रखना, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसकी कुल सहायक नदियां 41, जिसमें से दाएं ओर से 19 और बाएं ओर से 22 नदियां मिलती हैं। तो देखो इसकी सहायक नदी हिरण है, बनास है जो कि दाएं ओर से मिलती है, कोलार है, सीप है, चनकेसर है, जामनेर है, ढटोनी है, चोरल है, खुज है, मान है, हथनी है, मालन है। ये सभी नदी कहाँ से, दाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से बात करते तो मटियारी नदी, बंजर नदी, शेर, सीतारेवा, सक्कर, दूधी, देनवा, तवा, गंजाल, मोरान, कावेरी, बेदा, गोई आदि नर्मदा नदी तंत्र का भाग है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ परियोजना बनी हुई है, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले नर्मदा नदी पर बनी हुई कुछ परियोजना की मैं बात करना चाहूँगा। तो नर्मदा नदी के ऊपर हमें मेनली 3 से 4 परियोजना देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें अवंतीबाई सागर बांध देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें चिंकी परियोजना देखने को मिलती है, जो कि कहाँ पर है, मेनली नरसिंहपुर जिले में। फिर ओमकारेश्वर में आएंगे तो हमें इंदिरा गांधी सागर बांध देखने को मिलता है। उसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना भी देखने को मिलती है। महेश्वर में आते हैं तो महेश्वर में हमें मेनली महेश्वर परियोजना देखने को मिलती है। फिर इधर गुजरात में आते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना देखने को मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो सरदार सरोवर परियोजना आपको याद रखना है, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए इनकी जो सहायक नदी है उनके ऊपर बनी हुई कुछ परियोजना की बात करते हैं। तो मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर बनी हुई है, जो कि बंजर की सहायक नदी है, मंडला जिले में। बरगी परियोजना बरगी नदी पे बनी हुई है, जबलपुर में ही, और यह नर्मदा नदी के ऊपर ही बनी हुई है मुख्य रूप से। फिर चिंकी परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर, नरसिंहपुर में। बारना परियोजना इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी 3 से 4 बार पूछा चुका है। और बारना नदी और धसान नदी में आपको कन्फ्यूजन क्लियर करना है कि धसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है और बारना नदी मेनली किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। और यहाँ बारना नदी भी मेनली हमें रायसेन जिले में ही देखने को मिलती है। फिर तवा परियोजना तवे नदी के ऊपर, मेनली कहाँ पर, होशंगाबाद जिले में। मोरान गंजाल नदी पर मोरान गंजाल परियोजना हरदा जिले में। कोलार परियोजना कोलार नदी के ऊपर सीहोर जिले में है। इंदिरा गांधी परियोजना नर्मदा नदी पर सागर खंडवा में है। ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में ही है। फिर देखिए सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर है, खंडवा जिले में। महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, खरगोन जिले में। देजल देवड़ परियोजना देवल नदी पर है, खरगोन जिले में। साटक बांध साटक नदी पर है, खरगोन जिले में।
अपर बेदा परियोजना बेदा नदी के ऊपर है खरगोन जिले में। मान परियोजना मान नदी पर है धार जिले में। जोबट परियोजना जिसे हथनी परियोजना या चंद्रशेखर परियोजना के नाम से जानी जाती है, या हथनी नदी के ऊपर झाबुआ जिले में स्थित है। फिर लोअर गोई जिसे भीमा नायक परियोजना के नाम से भी जानते हैं, गोई नदी बड़वानी में यह स्थित है। फिर नर्मदा नदी के ऊपर कुछ जलप्रपात बने हुए हैं, तो देखिए कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये दोनों हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, अनूपपुर जिले में ही देखने को मिलते हैं। फिर धुआंधार जलप्रपात हमें जबलपुर जिले में देखने को मिलता है, बेड़ा घाट के समीप। फिर मंदाता और दर्धी जलप्रपात हमें कहाँ पर, खंडवा जिले में देखने को मिलते हैं, याद रखना। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेंद्रगढ़ के समीप जो कि खरगोन जिले में है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी अब बांध और जलप्रपात आपको याद हो गए होंगे। आपको कुछ भी समस्या है बेटा, मेरे नंबर 8818886788 पर आप मैसेज करके कुछ भी हमारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, या आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको बता सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है पढ़ना, मुझे ये भी बता दीजिए। थोड़ी कॉमेडी नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बेटा पढ़ाई का समय है, सीरियस होकर पढ़ो। कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द आपका रिवीजन हो जाए, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम में दे के आ पाओ। मैंने आपके लिए, आप सभी को पता है कि एमपी की स्पेशल सीरीज चलाई थी, उसकी पीडीएफ मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ में यूनिट 9 की भी सीरीज चलाई थी, वहाँ से जाकर आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। और यार ये रिवीजन के लिए ठीक है, दोनों की पीडीएफ मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। और अब बनेगा अधिकारी सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा बेटा, वह बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में जहां से आपके प्रश्न गलत होते हैं वहीं से मैं पूरा रिवाइज करूंगा। उसके बाद मेरे पास इतिहास के लिए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं, मैं उनको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप पहले इसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए माही नदी तंत्र की बात करते तो माही नदी तंत्र को, माही को बेसिकली बागड़ की गंगा, कंठाल की गंगा बोला जाता है। इस नदी का उद्गम धार जिले की मेनली मिंडा ग्राम से होता है, और यह झाबुआ रतलाम में बहते हुए राजस्थान गुजरात में बहते हुए कहाँ पर, अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी कर्क रेखा को काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है, याद रखना। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, और यह राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभ देती है। और राजस्थान में एक जगह है कंठाल और बागड़, इसलिए इसे कंठाल और बागड़ की गंगा और साथ साथ आदिवासियों की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदी वह सोम, जाखम, चाप, अनस, मेरून, इरी आदि है। याद रखना कि इसके ऊपर धार जिले में माही परियोजना चलती है, धार जिले में ही, याद रखना। अब हम ताप्ती नदी तंत्र की बात करते हैं, तो ताप्ती नदी का उद्गम मेनली बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। यह महाराष्ट्र में बुरहानपुर में बहते हुए गुजरात में आती है, और गुजरात के बाद कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो नाम है सूर्यपुत्री, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। शिवपुत्री के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है, और सूर्यपुत्री के नाम से किसे, ताप्ती नदी को जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 279 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करते तो पूर्णा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गिरना, पजारा, बागुर आदि इसकी सहायक नदी हमें देखने को मिलती है। इसके ऊपर बांध बने हुए हैं, तो बैतूल में हमें चंदूरा और पाराडोह बांध देखने को मिलता है। फिर काकरापाड़ा परियोजना हमें गुजरात में देखने को मिलती है, और उकाई परियोजना भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो गुजरात राज्य में ही देखने को मिलती है। अब गोदावरी नदी तंत्र की बात करते हैं, तो गोदावरी नदी का उद्गम मेनली नासिक जिले से होता है, और यहाँ महाराष्ट्र और तेलंगाना आदि राज्यों में बहते हुए मेनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुछ नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश से भी उद्गमित होती हैं, जो कि गोदावरी नदी में सीधे जाके मिलती हैं। उन सभी नदियों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली नदी है बेनगंगा, और बेनगंगा नदी का उद्गम मेनली सिवनी के पारसवाड़ा पठार से होता है, और यह सिवनी बालाघाट में बहते हुए मेनली गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। मेनली इसमें एक कानन नदी आती है, और कानन नदी मेनली कहाँ से आती है, तो यहाँ छिंदवाड़ा जिले से आती है, और इसमें मिल जाती है मेनली किसमें, बेनगंगा नदी में। पेंच नदी का उद्गम भी छिंदवाड़ा जिले से होता है, जो कि कानन नदी में आके मिलती है। बरधा नदी जिसका उद्गम मेनली बैतूल से होता है, और यह नदी आके किसमें, महाराष्ट्र में सीधे बेनगंगा नदी में मिलती है, और बरधा और बेनगंगा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। फिर एक बावनथड़ी नदी है, जो भी किसकी सहायक नदी, हमें गोदावरी नदी की ही सहायक नदी देखने को मिलती है। अब देखिए बेनगंगा नदी को दीदी, बैया, दीदी आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर मेनली 2-3 बांध है, एक है राजीव सागर बांध और एक है संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध जिसे भीमगढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एशिया का पहला मिट्टी से निर्मित बांध है, जो कि सिवनी जिले में हमें देखने को मिलता है। फिर देखिए इसकी सहायक नदी थावर के ऊपर थावर परियोजना है, वह मंडला जिले में है। फिर बावनथड़ी परियोजना जिसे राजीव सागर के नाम से भी जाना जाता है, वह बालाघाट जिले में।
पेंच के ऊपर पेंच परियोजना है जो कि हमें कहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलती है। फिर देखिए महानदी नदी तंत्र की बात करते हैं तो महानदी नदी तंत्र में मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी हसदो नदी जाकर मिलती है, जो कि कहाँ से, मेनली अमरकंटक से ही उद्गमित होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश की नदी और नदी तंत्र को पूरा पढ़ लिया है। अब हम मध्य प्रदेश की सिंचाई को पढ़ते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में सिंचाई की शुरुआत सर्वप्रथम चंदेल वंश के दौरान हुई थी। इन्होंने मेनली खजुराहो में एक तालाब का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश में पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में बनी थी। किसके ऊपर? बेनगंगा नदी के ऊपर बनी थी। फिर देखिए पगारा बांध बना हमारे यहाँ 1927 से लेकर 1971 में, ग्वालियर रियासत में बना था वह। अब वर्तमान में वह मुरैना जिले में है। आसन नदी के ऊपर यह बांध बना हुआ है। फिर देखिए 1933 में भोपाल रियासत के अंतर्गत रायसेन जिले में पलकमती बांध बनाया जाता है, पलकमती नदी पर। फिर देखिए धुती बांध बनता है 1936 में बेनगंगा नदी पर। 1940 से 44 में तिगवा बांध बनता है। वर्तमान में ग्वालियर में ही यह बांध हमें देखने को मिलता है। अब देखिए सिंचाई परिदृश्य की बात करते हैं तो वर्तमान में सिंचाई क्षमता कितनी है हमारे यहाँ? 50 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हमारी क्या सिंचाई क्षमता है, इसको याद मत रखिएगा। सर्वाधिक सिंचित जिला है ग्वालियर, न्यूनतम सिंचित जिला है डिंडोरी, सर्वाधिक सिंचित जिला है हमारे यहाँ नर्मदापुरम और सर्वाधिक सिंचित फसल है क्या? गेहूं। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक हम 1 करोड़ भूमि क्या कर दें? सिंचित कर दें। अब देखिए सिंचाई के साधन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से होती है, लगभग 67%। मालवा के पठार में मुख्य रूप से कुएं एवं नलकूपों से क्या होती है? सिंचाई होती है। नहरों द्वारा लगभग 21% क्षेत्रफल पर मेनली सिंचाई की जाती है और सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई मेनली चंबल घाटी क्षेत्र में की जाती है। यहाँ पर हमें मेनली भांडेर नदी से भी पानी मिल जाता है, साथ साथ चंबल नदी की जो नहर है उससे भी पानी मिल जाता है। तालाबों द्वारा सिंचाई लगभग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के 3.5% भागों पर होती है और सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई हमारे यहाँ बालाघाट जिले में होती है। फिर देखिए अन्य द्वारा बात करते हैं तो 10% से अन्य जैसे पोखर वगैरह गड्ढे वगैरह से सिंचाई होती है और सर्वाधिक अन्य साधन द्वारा सिंचाई हमारे यहाँ विदिशा जिले में होती है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु क्या होता है सर? बहुत लगभग 30 साल के अधिक से एक प्रकार का मौसम बना होता है किसी क्षेत्र में, उसे हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर 3-4 महीने में परिवर्तन हो जाता है मौसम। तो कभी शीत ऋतु आ जाती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, कभी वर्षा ऋतु आ जाती है। तो 90 दिन में जो भी चेंज होते हैं, 90 से 100 दिनों में, उसे मेनली क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। और जो 25 से 30 साल तक औसत रूप से बना हुआ है उस मौसम को हम जलवायु कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमें मुख्य रूप से कौन सी जलवायु देखने को मिलती है? तो मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत है। और मानसूनी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर 3 महीने में मौसम बदलाता है, इस कारण मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण हम भौगोलिक आधार पर पढ़ते हैं, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर, थर्नठोएट के अनुसार और AR सुब्रमण्यम एवं T श्रीमन्या नारायण के वर्गीकरण के अनुसार हम पढ़ते हैं। भौगोलिक आधार पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। मालवा की पठार जहाँ पर हमें सम जलवायु देखने को मिलती है, नर्मदा घाटी, फिर देखिए सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और बघेलखंड का पठार। अब यह 5 क्षेत्र में इसलिए बता रहा हूँ कि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें 5 भागों में बांटा गया है, अन्य किताबों में हमें 4 भागों में मेनली देखने को मिलता है। फिर देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार हम बात करते हैं तो कोपेन ने हमारी मध्य प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। एक तो AW जिसका नाम है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जो कि मेनली कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में। फिर समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र CWG जिसे कहा जाता है, यहाँ मेनली कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश का 90% क्षेत्र लगभग CWG के अंतर्गत ही आता है। फिर हम बात करते हैं थर्नठोएट के अनुसार तो थर्नठोएट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। फिर देखिए श्री AM सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्या नारायण ने भी हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा, याद रखना। फिर देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करते हैं तो मेनली हमारे यहाँ 5-6 कारक है। कर्क रेखा है, उत्तर में हिमालय है, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पठार और भू आवेष्टन मेनली हमारे यहाँ क्या है? प्रमुख कारक है जो मध्य प्रदेश की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेनली कर्क रेखा के ऊपर हमारे यहाँ याद रखना समशीतोष्ण क्षेत्र पाया जाता है, ये आपकी एमपीपीएससी में पूछा जाता है। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतु है। तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतु है, एक है ग्रीष्म ऋतु। याद रखना हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक तापमान होता है वह उत्तर वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है और निम्न तापमान हमें कहाँ पर, मेनली दक्षिण क्षेत्र में मिलता है। जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती वो समुद्र से लेकर स्थल की ओर चलती हैं, इसलिए धीरे धीरे ऊपर जा जाके वह हवाएं गर्म हो जाती हैं। इसलिए मेनली हमारे यहाँ उत्तर भारत में हमें क्या देखने को मिलती है, अधिकतर गर्मी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म माह मई रहता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर हमारे यहाँ मार्च में रहता है। सर्वाधिक तापमान हमारे यहाँ गंजबासौदा में अंकित किया गया था, उसके बाद 2013 में नौगांव छतरपुर में किया गया है। सर्वाधिक औसत तापमान हमारे यहाँ भिंड जिले में रहता है और जो गर्मियों में शुष्क हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहा जाता है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु सितंबर और अक्टूबर माह में आती है, याद रखना है। फिर देखिए वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो जून से सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा ऋतु होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी दोनों से हमारे यहाँ वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 90% वर्षा हमारे यहाँ देखने को मिलती है और बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा होती है उनके द्वारा वर्षा हमारे यहाँ मेनली पूर्वी पठार, जिसे क्या कहा जाता है, बघेलखंड का पठार कहा जाता है, वहाँ पर होती है, याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा हमारे यहाँ पचमढ़ी में होती है, लगभग 199 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है। न्यूनतम वर्षा भिंड जिले में होती है, लगभग 55%। सर्वाधिक वर्षा वाला पठार हमारे यहाँ बघेलखंड का पठार है। न्यूनतम वर्षा वाला पठार हमारे यहाँ मध्य भारत का पठार है, याद रखना। फिर देखिए वर्षा वितरण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के वर्षा वितरण को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए सर्वाधिक हमारे यहाँ पचमढ़ी में होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक, फिर 125 से 150 सेंटीमीटर। यह हमारे यहाँ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें मेनली कहाँ पर देखने को मिलती है, ये बघेलखंड वाले क्षेत्र, बघेलखंड बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। मैप थोड़ा गलत बना हुआ है। 75 से 100 सेंटीमीटर हमारे यहाँ कहाँ पर होती है, मालवा के पठार में होती है। फिर देखिए शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु के हमारे यहाँ सियाला बोलते हैं और शीत ऋतु में आपको मालूम रहती है कि हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलती है, यानी हिमालय से मेनली प्रायद्वीपीय भारत की ओर हवाएं चलती हैं। तो सर्वाधिक ठंड भी हमारे यहाँ कहाँ पर पड़ती है, उत्तर वाले क्षेत्र में पड़ती है, यानी भिंड मुरैना ग्वालियर वाले क्षेत्र में हमें सर्वाधिक ठंड देखने को मिलती है, याद रखना। सर्वाधिक ठंड दिसंबर जनवरी में पड़ती है। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान हमें नवीन कौन सा है, शिवपुरी, और उससे पहले पचमढ़ी सबसे कम वाला क्षेत्र था। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, मावठा बोलते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। फिर देखिए वनों की बात करते हैं तो मेनली जो वन विकास निगम है उसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को होती है। प्रथम वन नीति 1952 में, 2005 में वर्तमान नीति और नवीन नीति 2018 में आई है। मैंने मध्य प्रदेश की प्रमुख नीति संस्थाएं और निगमों के संबंधित एक टॉपिक लिया था जो कि 20-30 मिनट का है, आप उसे जाकर इन सभी पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। अब देखिए वनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए भौगोलिक आधार पर 3 भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, अर्धपर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। अब पर्णपाती वन क्या होते हैं, जो मेनली पत्ते गिरा देते हैं पानी की कमी के कारण, उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। अर्धपर्णपाती वन जो कि कम पत्ते गिराते हैं, यानी आधे पत्ते गिराते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन जो कि पूरे पत्ते गिरा देते हैं। तो अर्धपर्णपाती वन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सर्वाधिक पानी हमारे यहाँ पूर्वी क्षेत्र में गिरता है। फिर प्रशासनिक आधार पर आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। वन विभाग ने अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन में पाया। प्रादेशिक आधार पर विंध्यन, मुरैना, नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। प्रजाति के आधार पर सागौन, साल और मिश्रित वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए नवीन रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ टोटल वन कवर कितना हो चुका है, तो हमारे यहाँ हो चुका है 77,073 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। लगभग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के 25% भागों पर हमें क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है। 2021 में 77,493 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, जो कि 25.14% के क्षेत्रफल में होता था। और हमारे मध्य प्रदेश में 371.54 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है, जो कि 0.14% की कमी है 2021 की तुलना में। डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करते हैं तो सर्वाधिक फॉरेस्ट हमें बालाघाट में देखने को मिलता है और न्यूनतम फॉरेस्ट शाजापुर में देखने को मिलता है।
प्रतिशत के आधार पर देखते हैं तो सर्वाधिक फॉरेस्ट हमारे यहाँ उमरिया जिले में प्रतिशत के आधार पर, और न्यूनतम हमारे यहाँ उज्जैन जिले में। ये सभी पूछे जाते हैं, याद रखना। फिर सघनता के आधार पर हम बात करते हैं तो अति सघन वन क्या होते हैं, जिसकी कैनोपी मेनली 70% से अधिक होती है, उसे अति सघन वन के अंतर्गत लाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में अति सघन वन लगभग 2.28% पाया जाता है। फिर देखिए मध्यम सघन वन, जिनकी डेंसिटी 40 से लेकर 70% की होती है, वहाँ मध्य प्रदेश के 10.87% भागों पर पाया जाता है। खुले वन क्या होते हैं, जिनकी कैनोपी 10 से लेकर 40% होती है, उन्हें खुला वन कहते हैं, और यह मध्य प्रदेश के 11.85% भागों पर पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से हैं, तो याद रखना खुले वन है। झाड़ियों की बात करते हैं, जिनकी कैनोपी 10% से कम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ। 1.01% हमारे यहाँ क्या है, झाड़ियाँ हैं। तो अति सघन वन सर्वाधिक हमारे यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट में पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन सर्वाधिक बालाघाट में पाए जाते हैं। खुले वन सर्वाधिक छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक झाड़ियाँ मेनली मुरैना। ये यहाँ पर हमने कैनोपी के आधार पे देख लिया है कि फिर उसके बाद हम कार्बन स्टॉक की बात कर चुके हैं। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, 24 अभ्यारण्य है, और साथ साथ 8 टाइगर रिजर्व या अन्य संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते तो मध्य प्रदेश में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था। वर्तमान में 8 स्थानों पर हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 2 अभ्यारण्य है। और 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, तो पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, संजय डुबरी, पेंच और सतपुड़ा है। और 2 अभ्यारण्य कौन कौन से, तो रातापानी और रानी दुर्गावती। आपको याद रखना है, रानी दुर्गावती दमोह में, रातापानी सागर में। हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर प्रोजेक्ट यहीं पर चालू किया गया है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य मेनली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रखना। फिर देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करते तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 11 राष्ट्रीय उद्यान है। पालनपुर कूनो जो कि श्योपुर में, वह भारत का एकमात्र चीता अभ्यारण्य है। माधव जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा था, जो कि शिवपुरी जिले में, इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करने की बात की गई है। फिर कान्हा नेशनल पार्क जो कि मंडला जिले में, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। फिर घुघवा जो कि डिंडोरी में, संजय डुबरी सीधी में, बांधवगढ़ उमरिया में है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पेंच नेशनल पार्क सिवनी में है, सतपुड़ा नेशनल पार्क हमारे यहाँ नर्मदापुरम में, वन विहार भोपाल में। डायनासोर मेनली हमें कहाँ पर, धार जिले में देखने को मिलता है। फिर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो 24 अभ्यारण्य, कुछ इंपॉर्टेंट चंबल अभ्यारण्य मुरैना में, घाटी गांव ग्वालियर में, निवाड़ी में ओरछा अभ्यारण्य है। फिर देखिए छतरपुर में केन अभ्यारण्य है, पन्ना में गंगोह अभ्यारण्य है, सीधी में सोन, सिंगरौली में बगदरा, उमरिया में पनपठा, मंडला में फेन, सिवनी में पेंच और कर्मा झीरी। फिर होशंगाबाद में बोरी, पचमढ़ी, मड़ई, खियोनी हमारे यहाँ देवास में, इंदौर में राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, धार में सरदारपुर, रतलाम में सेलाना, मंदसौर में गांधी सागर, और सागर में नौरादही जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, दमोह में दुर्गावती अभ्यारण्य है। तो ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। रामसर साइट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भैया 5 रामसर साइट है, और सबसे बड़ी रामसर साइट तवा जलाशय, और सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, सिरपुर तालाब है, याद रखना। अब देखिए कहाँ कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट भोपाल में थी, भोजताल 2002 में शामिल की गई। नर्मदापुरम में तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीन रामसर साइट है, जो कि 14 अगस्त 2024 को शामिल किया गया। शिवपुरी में सांख्य सागर झील, इंदौर में सिरपुर तालाब और यशवंत सागर डैम, ये दोनों क्या है, रामसर साइट है, याद रखना। फिर देखिए जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करते तो हमारे यहाँ 3 जैव आरक्षित क्षेत्र है, और तीनों यूनेस्को में शामिल है। पहला है पचमढ़ी, जिसे 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। फिर है अचान कमार, जिसे 2011 में, जो कि कहाँ पर है, अनूपपुर में। फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 2020 में यूनेस्को की साइट्स में शामिल किया गया था, जो कि पन्ना में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ 2 टेस्ट सीरीज है, 99 वाली और 299 वाली। 99 वाली में आपको 35 टेस्ट दे रहे हैं, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रदान कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ परचेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरा यही मानना है इन टेस्टों को निकाल लो, लगाना बैठ जाओ। और मैं बता रहा हूँ ये 3500 प्रश्न, इन 3500 प्रश्न से ही आपके 100 प्रश्न बन जाएंगे, डेफिनेटली याद रखिएगा। तो ये टेस्ट सीरीज की पीडीएफ निकाल लो भैया, और लगाना बिल्कुल देरी मत करो। कल 4 तारीख है, कल 4 तारीख के आपका जनजाति का टेस्ट है, तो आप सभी तैयार रहिएगा जनजाति के टेस्ट देने के लिए। अब देखिए मध्य प्रदेश की चट्टानों की बात करते तो मध्य प्रदेश में हमें आर्कियन क्रम से लेकर वर्तमान तक की चट्टानें देखने को मिलती है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का विस्तार हमें कहाँ पर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। तो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी भौगोलिक संरचना कौन सी है, बुंदेलखंड का पठार है। उसके बाद धारवाड़ का पठार हमें इधर बघेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर कुड़प्पा क्रम की श्रेणी हमें रीवा पन्ना वाले और ग्वालियर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। फिर विंध्यन जो चट्टानें वह विंध्यन पहाड़ी के क्षेत्र में देखने को मिलती है। गोंडवाना की पूर्वी और मध्य सतपुड़ा भाग में देखने को मिलती है गोंडवाना की चट्टानें। और फिर बेसाल्टिक चट्टानें हमें मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो कि सबसे नवीन चट्टानें हैं।
फिर देखिए मध्य प्रदेश के खनिज की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज वर्तमान में मिलते हैं। और जो हमारे सर हैं उन्होंने खनिज से संबंधित रिपोर्ट जा अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाई थी, उन सभी को आप पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ, जैसे प्रथम किसमें हम मैग्नीज हीरा और तांबा में प्रथम है, दूसरे में हम रॉक फॉस्फेट है, तीसरे में हम चूना पत्थर पे हैं, और चौथे में कोयला में है। पांचवा और छठवा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी रैंक भारत इंडियन मिनरल बुक के अनुसार बदल चुकी है। अब देखिए हम प्रमुख खनिज की बात करते हैं तो मैग्नीज मेनली बालाघाट छिंदवाड़ा में पाया जाता है। इसके उत्पादन में हम प्रथम है। और मैग्नीज की एक प्रमुख खान है भरवेली की खान, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, बालाघाट में। वह एशिया की सबसे बड़े खुले मुंह की खान है। इसके अलावा पलस पानी जो कि छिंदवाड़ा में, तिरोड़ी, सुकली, जामरा पानी, सीता पाठोर, चाका हेटी, ये सभी बालाघाट में मैग्नीज की खान है। फिर देखिए तांबे की बात करते हैं तो यह भी धारवाड़ क्रम के चट्टानों में मिलता है बालाघाट में। और तांबे से संबंधित हमारे यहाँ एक खान है मलाज खंड की खान, जो कि बालाघाट जिले में है। तारेगांव, छेड़, सलीमीनाबाद, जबलपुर में, ये दोनों भी किससे संबंधित है, तांबे से संबंधित ही है। फिर हीरे की बात करते हैं तो कुड़प्पा क्रम की बिजावर श्रेणी में हमें यह देखने को मिलती है। और यह पन्ना, सतना, छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में मेनली हीरे का उत्पादन हमारे यहाँ किया जाता है। संबंधित खान की बात करते हैं तो मझगवा, हिनोता, मऊआ टोला, रामखेरिया पन्ना में है। अंगोरा, बंदर हीरा, बुंडेल छतरपुर में है। ठीक है। फिर देखिए रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है। झाबुआ, खरगोन आदि में पाया जाता है। उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। और जो रॉक फॉस्फेट है मेनली किसमें, उर्वरक बनाने के कारखाने में इस्तेमाल किया जाता है। चूना पत्थर मेनली हमें पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलता है, रीवा, सतना, सीधी, मैयर, मुडवारा, कटनी आदि क्षेत्रों में। और इसका उपयोग मेनली सीमेंट और जो हमारा लोहा इस्पात उद्योग है उसमें किया जाता है। हमारे यहाँ मेनली चूना नगरी किसे, कटनी को कहा जाता है। बॉक्साइट की बात करते तो यह एल्युमिनियम का अयस्क सर्वप्रथम उत्खनन 1908 में कहाँ पर, कटनी जिले में किया गया था। फिर देखिए संबंधित खान है सरगुजा की खान, जो कि शहडोल में, बेहर की खान बेहट की खान बालाघाट में है। अमरकंटक के बॉक्साइट को रेणुकूट उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाता है, याद रखना। फिर ये सब छोटी मोटी चीज़ें याद मत रखिएगा। फिर देखिए कोयले की बात कर देते हैं तो कोयले मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें मिलता है। मेनली हमारे यहाँ बिटुमिनस प्रकार यानी जो सेकेंडरी क्वालिटी का कोयला है वहाँ प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश का सबसे मोटी परत यहाँ पर पाई जाती है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो कि शहडोल वाले क्षेत्र में विस्तृत है, छत्तीसगढ़ में भी यह फैला हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। जोहिला और कोरार कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा हम बात करते हैं तो पेंच, कानन, पाथरखेड़ा, मोहपानी, तवा कोयला क्षेत्र मेनली सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखिए मेनली ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे, इसलिए कम पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए ये हमारे 299 वाले टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 15,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं। और यही टाइम है प्रैक्टिस करने का, 15 दिन बचे हुए हैं। पढ़ने से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो इस सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र, परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र और हमारे यहाँ नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले हम ताप विद्युत केंद्र देख लेते हैं। तो ताप विद्युत केंद्र दो प्रकार के हमारे यहाँ, एक तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जाते हैं, और एक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा चलाए जाने वाले दो प्रकार के हमारे यहाँ ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र क्या होते हैं, जहाँ पर कोयले और पानी की मदद से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब एनटीपीसी के प्लांट की बात करते हैं तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो कि सिंगरौली में, यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। फिर गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र जो कि नरसिंहपुर जिले में, यहाँ भी एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है। फिर खरगोन ताप विद्युत केंद्र जो कि खरगोन में है। अब देखिए जो हमारा मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन वाला निगम जो चलाता है, उसके देखिए संजय गांधी जो कि बीरसिंहपुर में स्थित है, याद रखना, उमरिया में। फिर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो कि अमरकंटक अनूपपुर में है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में। पेंच ताप विद्युत केंद्र मेनली हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र हमारे यहाँ सिवनी में है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र हमारे यहाँ कहाँ पर है, तो नर्मदापुरम जिले में है। और यह मेनली मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है, और इसे भारत और अमेरिका की सरकार द्वारा इसे बनाया गया था, याद रखना। ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है जो कि बुरहानपुर जिले में स्थित है, याद रखना। ठीक है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी।
फिर संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, जिसे डोंगलिया ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं, यह खंडवा जिले में स्थित है। फिर देखिए जल विद्युत केंद्र वही है जो कि हमने नदी घाटी परियोजना में पढ़ी थी, तो उन्हीं को याद कर लीजिएगा, बार बार कन्फ्यूजन होने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक है चुटका गांव परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि मंडला जिले के चुटका गांव में है, इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। फिर भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हाल ही में गोपालपुर, भीमपुर, शिवपुरी जिले में इसको प्रस्तावित किया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है, 2800 मेगावाट है। फिर देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं तो देखिए नवीनीकरण ऊर्जा नीति हमारे यहाँ 2022 में आई, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ जो नवीनीकरण ऊर्जा को है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे पहले सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। और कुछ प्रमुख प्लांट है या संयंत्र है, जैसे रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा में है, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है। मंदसौर सौर ऊर्जा संयंत्र सूबासारा मंदसौर जिले में स्थित है। आगर मालवा सौर ऊर्जा संयंत्र आगर मालवा में। शाजापुर ऊर्जा संयंत्र शाजापुर में। देखिए फ्लोटिंग सोलार ऊर्जा प्लांट हमारे यहाँ प्रस्तावित है ओमकारेश्वर में, इसकी क्षमता 600 मेगावाट रहने वाली है। फिर देखिए एनटीपीसी बरेठी नवीनीकरण ऊर्जा पार्क लगाने वाला है छतरपुर में, यह भी प्रस्तावित है। फिर देखिए सौर ऊर्जा स्टोर्ड प्लांट, सौर ऊर्जा स्टोर्ड प्लांट कहाँ पर, मुरैना जिले में प्रस्तावित है, याद रखना। फिर देखिए सौर ऊर्जा पार्क हमारे यहाँ सबसे पहला गणेशपुरा राजगढ़ में लगाया गया था 100 मेगावाट का, भगवानपुरा नीमच में 151 मेगावाट का, भोपाल में 10 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क भी प्रस्तावित किया है। फिर देखिए पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा में हम 8वें नंबर पे, और हमारे यहाँ प्रमुख क्षेत्र है जाम गोदरानी जो कि देवास में, मामटखेड़ा रतलाम में, बेड़छा रतलाम में। सर्वाधिक पवन चक्कियाँ वर्तमान में रतलाम में, और सर्वाधिक पवन चक्कियों के माध्यम से सिंचाई इंदौर जिले में होती है। अब मध्य प्रदेश के उद्योग हम देख लेते हैं तो कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, रक्षा उद्योग है और अन्य है। तो देखिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहला चीनी उद्योग है, और पहला चीनी उद्योग आपको याद रखना है जाबरा शुगर मिल रतलाम में लगाया गया था 1934 में। इन सभी को आप पढ़ लेना, यहाँ पर याद रखना। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है, सीहोर जिले में इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा शुगर मिल हमारे यहाँ कहाँ पर है, तो मेनली इंदौर की बरलई शुगर मिल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करते तो ताप्ती कॉटन मिल हमारे यहाँ बुरहानपुर में खोला गया था 1906 में, जो सक्सेस नहीं हो पाया था। तो पहला सक्सेसफुल जो सूती वस्त्र उद्योग मालवा कॉटन मिल इंदौर में खोला गया था, याद रखना। और ये सभी आप एक बार पढ़ लेना। फिर देखिए पीएम मित्रा के तहत हमारे यहाँ एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, और इसकी स्थापना मेनली मध्य प्रदेश के धार जिले में की जाएगी, याद रखना है। फिर फूड पार्क की बात करते तो हमारे यहाँ 2 फूड पार्क है, एक है इंडस मेगा फूड पार्क और एक है अवंती मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन में, यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे पहला मेगा फूड पार्क, याद रखना। अवंती मेगा फूड पार्क देवास जिले में। राज्य सरकार द्वारा 7 फूड पार्क लगाए जा चुके हैं। पहला फूड पार्क, याद रखना, नर्मदापुरम जिले में लगाया गया था। फिर देखिए रेशम उद्योग की बात करते तो हमारे यहाँ मेनली सेतु, टसर और इरी प्रकार की रेशम मिलता है, और इसके लिए मेनली कहाँ पर, सिवनी के पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में मेनली क्या, रेशम मंडी खोली गई है। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेनली रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब एक है पचमढ़ी में रेशम अनुसंधान केंद्र खोला गया है पचमढ़ी जिले में, याद रखना। फिर देखिए आगे सोयाबीन के तो बड़वा में सोयाबीन का प्रमुख सोयाबीन केंद्र बड़वा खरगोन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना सिवनी में लगा हुआ है, याद रख लेना। फिर ये बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कृषि आधारित उद्योग की बात करते हैं तो तेल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में, कीटनाशक संयंत्र बीना में है, जिसे ओमान देश की सहायता से बनाया गया था, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखिए जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में, दानेदार नर्मदापुरम में है, तो ये सभी याद रख लेना भैया। फिर देखिए सीमेंट उद्योग के तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला सीमेंट उद्योग 1922 में एसीसी सीमेंट कंपनी द्वारा बामनोर मुरैना में खोला गया था, तो याद रखना। फिर देखिए बिरला सीमेंट फैक्ट्री हमारे यहाँ सतना में है, सिंगाई मेनली सतना में है, मैयर हमारे यहाँ मैयर में है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर सीमेंट की चादर बनाई जाती है कटनी में, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री दमोह में हाल ही में चर्चाओं में रही है, अमझेरा सीमेंट फैक्ट्री धार में है, और नीमच में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना। फिर उर्वरक उद्योग की बात करते तो हमारे यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक कारखाना है जो कि गुना के विजयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में इटली और अमेरिका की सहायता से की गई थी। 2024 में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, याद रखना। तो यह क्या है, NFL एक प्रकार की नवरत्न कंपनी, याद रखना। इसके लिए उर्वरक मेनली झाबुआ और जबलपुर से झाबुआ से आता है।
फिर देखिए चीनी मिट्टी के का उद्योग हमारे यहाँ ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में लगा रखे हैं, इतना याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। वन आधारित उद्योग में मेनली कागज उद्योग है, तो नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल जो कि 1948-1949 में नेपा नगर बुरहानपुर में खोली गई थी, इंपॉर्टेंट है, MPPSC 10 बार पूछ चुका है। फिर ओरिएंटल पेपर मिल अम्लाई में, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में 1967-68 में खोली गई थी। प्रिंटिंग प्रेस मिल देवास में जो कि 1974-75 में खोली गई। फिर महीन कागज मिल या टिश्यू पेपर मिल हमारे यहाँ महू, इंदौर में स्थित है। फिर देखिए बीड़ी उद्योग मेनली जबलपुर में है। लाख उद्योग हमारे यहाँ सरकारी कारखाना उमरिया में। कत्था उद्योग खेर नामक वृक्ष से होता है। बामनौर और शिवपुरी यहाँ पर मेनली कत्था उद्योग से संबंधित है, इसमें लगी हुई है खेरवाड़ जनजाति। ठीक है। फिर देखिए हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह एक महारत्न कंपनी है, 1960 में ब्रिटेन देश की सहायता से स्थापित की गई थी और 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के हमारे यहाँ कुछ उद्योग है। सरकारी आयुध निर्माणी फैक्ट्री यहाँ पर खमरिया, जबलपुर, इटारसी और कटनी में। गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में। वाहन कारखाना यानी हेवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है? जबलपुर में। फिर संचार मंत्रालय का गवर्नमेंट पोस्ट एवं टेलीग्राफ उद्योग जबलपुर में लगा हुआ है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हमारे यहाँ 3 है। एक है एल्कलाइड फैक्ट्री जो कि नीमच में है। करेंसी नोट प्रेस मिल देवास में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। रेलवे मंत्रालय की रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में लगा हुआ है। बैगन व्हील फैक्ट्री सतना में है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, बस इतने ही याद रख लो, इतने ही आपके एग्जाम में मेनली पूछे जाएंगे। ठीक है। औद्योगिक केंद्र की बात करते तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने 6 उद्योग केंद्र स्थापित किए। मालनपुर जो कि भिंड में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, मेघनगर झाबुआ में है, पीथमपुर धार में है, मंडला मनेरी में है, पुरेना पन्ना में, याद रखना। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, तो आगे मध्य प्रदेश की जनगणना की बात करते हैं। तो भैया 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी और यहाँ मध्य प्रदेश की 6ठी जनगणना थी जिसमें 50 जिले शामिल थे। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 726,26,809 थी। मध्य प्रदेश भारत की लगभग 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है, 5.99, जिसमें से कुल पुरुष 51.70 थे, कुल महिला 48.30% थी, नगरीय जनसंख्या थी 27.60 और जो ग्रामीण जनसंख्या थी वहाँ थी 72.40। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर जबलपुर जिले में, न्यूनतम हरदा और उमरिया जिले में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भैया भोपाल में रहती है, लगभग 80% लोग वहाँ के शहरी है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ डिंडोरी जिले में रहती है, लगभग 95%। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मेनली 20.3% क्या थी? वृद्धि दर थी 2001 की अपेक्षा। सर्वाधिक वृद्धि हमारे यहाँ इंदौर जिले में हुई थी और न्यूनतम वृद्धि हमारे यहाँ कहाँ पर हुई थी? अनूपपुर जिले में हुई थी, याद रखना। फिर देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 और 2001 में था 196, यानी 40 अंक की बढ़ोतरी हुई थी। राष्ट्रीय 382। सर्वाधिक घनत्व हमारे यहाँ भोपाल में 855, उसके बाद इंदौर 841, फिर जबलपुर 443। न्यूनतम डिंडोरी में 94, उसके बाद श्योपुर 104, उसके बाद पन्ना 142। फिर आगे आते हैं लिंग अनुपात के, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है 931 और 2001 में था 919। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं जिसमें से 4 का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। बालाघाट का 1021, अलीराजपुर का 1011, मंडला का 1008, डिंडोरी का 1002, झाबुआ 990। न्यूनतम वाला भिंड 837, उसके बाद मुरैना 840, ग्वालियर 834 और दतिया 873। फिर देखिए शहरी लिंग अनुपात की बात करते हैं तो मेनली 918 हमारे यहाँ शहरी लिंग अनुपात है। बालाघाट में सर्वाधिक है 970। ग्रामीण लिंग अनुपात 936 है, सर्वाधिक है बालाघाट में 1030। फिर देखिए शिशु लिंग अनुपात हमारे यहाँ 918, याद रखना। साक्षरता दर हमारे यहाँ 69.3 है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर है 78.7 और महिला साक्षरता दर है 59.2। सर्वाधिक साक्षरता हमारे यहाँ कहाँ पर? जबलपुर जिले में पुरुषों की, और न्यूनतम कहाँ पर है? भोपाल में। और न्यूनतम कहाँ पर मिलेगी हमें? 3 ही क्षेत्र में, सर्वाधिक में भी, मेनली टोटल में भी न्यूनतम अलीराजपुर में है, पुरुष साक्षरता भी अलीराजपुर है, महिला साक्षरता भी न्यूनतम हमारे क्या पर है? अलीराजपुर में। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 5.60% की 2001 की अपेक्षा। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करते तो हमारे यहाँ मेनली सबसे पहले अनुसूचित जनजाति और जाति लगभग 36.70% है। अनुसूचित जनजाति 21.10% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है धार और न्यूनतम है भिंड। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहती है? अलीराजपुर में, और न्यूनतम रहती है भिंड जिले में। अनुसूचित जाति की बात करते तो 15.6% हमारे अनुसूचित जाति है। सर्वाधिक इंदौर जिले में, न्यूनतम झाबुआ में।
प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक उज्जैन में है और न्यूनतम कहाँ पर है, झाबुआ में। तो याद रखना ये सभी। हमारे यहाँ कृषि गतिविधियों में कार्यरत जनसंख्या कितनी है, 69.8 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यूनिट 4 को पूरा पढ़ लिया है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मैं आपके लिए छोटे टॉपिक्स भी बनाऊंगा। आज बड़े टॉपिक की नीड थी, इसलिए मैंने आज बड़ा टॉपिक रिकॉर्ड किया था। इसी तरह मिलते रहेंगे डेली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।